निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ प्रोजेक्ट विधि। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको प्रोजेक्ट विधि के उद्देश्य बता दिए थे कि प्रोजेक्ट विधि क्या होती है, किसने दी थी, इसका आविष्कार, इसका प्रतिपादन किलपैट्रिक ने 1980 में किया था, 18 में किया था। यह जॉन डीवी के व्यवहारवाद पर आधारित है, प्रयोजनवाद पर आधारित है। जॉन डीवी के प्रयोजनवाद पर यह आधारित है। इसका जो उद्देश्य है वह जो किलपैट्रिक ने इस विधि की परिभाषा दी है वह यह दी है कि प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसको कि छात्र के द्वारा लगनपूर्वक यानी मन से सामाजिक वातावरण में संपन्न किया जाता है। यह कोई ऐसा उपकरण नहीं है, यह केवल एक विधि मात्र है, एक ऐसा उद्देश्यपूर्ण, यह एक वर्क है छात्र के लिए जो करने को दिया जाता है। इस विधि के द्वारा छात्र समस्याओं का समाधान निकाल पाते हैं। मैंने इसके गुण आपको बताए थे कि प्रोजेक्ट विधि के द्वारा सबसे बड़ी बात है कि बालक में कई गुणों का विकास होता है। आत्मविश्वास का विकास होता है, सहिष्णुता का, प्रेम का, सहयोग का, धैर्य का, इस प्रकार की गुणों का इसमें विकास होता है प्रोजेक्ट विधि के द्वारा। प्रोजेक्ट विधि से बालक के पिछड़े जो बालक है उनको आसानी से आगे बढ़ाया जा सकता है, उसमें नेतृत्व क्षमता का विकास भी किया जा सकता है। प्रोजेक्ट विधि के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वह बालक स्थायी रूप से ग्रहण करता है, यानी उसको नकारा नहीं जा सकता, उसको भूला नहीं जा सकता। इस विधि में छात्र तन्मयता से कार्य करते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है इसमें बालक के अंतर्निहित शक्तियों का विकास किया जाता है। बालक के अंदर जो शक्तियाँ विद्यमान हैं जिनको वह अब तक नहीं पहचान पाया है, इस विधि के द्वारा उनको बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है। दूसरा है, अब बात आती है, ये तो इसके गुण थे कि मैंने आपको बता दिया कि प्रोजेक्ट विधि एक ऐसी विधि है जिसमें शिक्षक निर्देशक का कार्य करता है। शिक्षक की भूमिका यह शिक्षक की योग्यता पर डिपेंड करती है। शिक्षक जितना अनुभवी होगा, जितना सक्षम होगा, जितना वह योग्य होगा, उसके छात्र उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसकी जो सीमाएं, लिमिटेशन, हर चीज़ की दो पहलू होते हैं, गुण और कमियां। तो अभी हमने गुण पढ़े थे, अब इसकी कमियां हैं कि इसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वह आंशिक होता है। कैसा होता है? इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है वह आंशिक ज्ञान प्राप्त होता है, यानी अल्पकालिक, बहुत थोड़े अल्पकालिक नहीं, दीर्घकालिक, लेकिन किसी विषय वस्तु का छोटा सा हर कार्य को देखिए पूरे सिलेबस को हम प्रोजेक्ट मेथड के द्वारा नहीं पढ़ा सकते। पूरे सिलेबस में कुछ एक ही ऐसे बिंदु होते हैं, कुछ ही ऐसी समस्याएं होती हैं जिनको हम प्रोजेक्ट मेथड के द्वारा जिनका अध्ययन कराते हैं। तो इससे बहुत कम ज्ञान छात्र को मिल पाता है, बहुत एक तथ्यात्मक ज्ञान छात्र को मिल पाता है, विस्तृत ज्ञान नहीं मिल पाता है। दूसरा है, इसमें इसकी जो कमी है वह ये है, दूसरी, इस विधि का उपयोग करने से विद्यालय के अन्य समस्त क्रियाकलाप अस्त व्यस्त हो जाते हैं क्योंकि यह समय अधिक लेती है। अन्य क्रियाकलाप देखिए, पता है हमें कि विद्यालय में जब शिक्षण प्रक्रिया चालू होती है, शिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है तो उसका एक समय सारणी बनाई जाती है। किस समय पे कौन सा पीरियड होगा, किस समय पे कौन सी क्लास होगी, किसकी क्लास होगी, कितने घंटे की होगी, कितना रिलैक्सेशन दिया जाएगा, लंच कितना होगा, कौन सा प्रेयर का टाइम है, यानी पूरी प्रक्रिया के साथ, पूरी सारणी के साथ, पूरी योजना के साथ विद्यालय में शिक्षण प्रक्रिया चालू की जाती है। अब किलपैट्रिक ये कहते हैं कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्र छोड़ दो। अगर बच्चे को पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, हर बात को, हर सब्जेक्ट को करके सीखने पर छोड़ दिया जाए तो और सारे क्रियाकलाप बालक के विद्यालय के क्या हो जाएंगे, अस्त व्यस्त हो जाएंगे। कोई समय निर्धारित नहीं रहेगा किसी चीज़ का और अनुशासन नहीं हो पाता है। देखिए, इसमें इस विधि से शिक्षण करने में समय भी बहुत अधिक लगता है किसी कार्य को इस विधि के द्वारा करने में, तो पुनः परीक्षण इसमें नहीं हो पाता है, समय नहीं मिलता है पुनः परीक्षण के लिए।
पुनः परीक्षण नहीं हो पाता। इस विधि के द्वारा छात्र का पुनः परीक्षण भी नहीं हो पाता है। छात्र को इसमें बहुत समय लग जाता है किसी भी समस्या का समाधान निकालने में, इसलिए उसे अपने किए हुए कार्य का परीक्षण करने का, दोबारा उसे साबित करने के लिए, दोबारा उसे सिद्ध करने के लिए समय नहीं मिल पाता है। इस विधि से कक्षा का पाठ्यक्रम क्रमबद्ध रूप से पूर्ण करना संभव नहीं है। सीधी सी बात है, मैंने बताया कि पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण नहीं होता। हमारी जो शिक्षा प्रक्रिया है वह एक समय के अनुसार आगे बढ़ती है। मैंने अभी आपको बताया था मैंने कुछ दिन पहले कि जो शिक्षा प्रक्रिया है वह समय के अनुसार आगे बढ़ती है। हमारी एग्ज़ाम, हमारा जो सिलेबस होता है उसमें ऐसी प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि एक निश्चित समय के बाद विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जाना है, जिसे हम वार्षिक परीक्षा का नाम दे देते हैं। अगर हम इस विधि से आगे बढ़ते हैं तो वह पाठ्यक्रम को पूर्ण नहीं कर पाती है। इस विधि के द्वारा सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है और जो सिलेबस निर्धारित किया गया है शिक्षा विभाग द्वारा, वह उस उद्देश्य की प्राप्ति हमें नहीं होगी। निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हमें इसके द्वारा नहीं होगी। समय और शक्ति का अपव्यय होता है। समय और शक्ति का अपव्यय होता है, यानी कि पूरे उद्देश्य सफल नहीं हो पाते और समय भी बहुत लग जाता है और व्यक्ति बालक कार्य करते हुए थक जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है जो इसकी लिमिटेशन है वह यह है कि यह प्रारंभिक स्तर के लिए उपयुक्त नहीं है। प्रारंभिक स्तर के लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है? अगर प्रारंभिक स्तर पर छात्रों से प्रोजेक्ट कार्य कराया जाता है तो उसमें पूरा कार्य शिक्षक को ही करना पड़ता है। बालक इतना परिपक्व नहीं होता कि वह समस्या को समझ सके, उससे संबंधित जानकारियाँ जुटा सके और समाधान निकाल सके। प्रारंभिक स्तर के लिए वह समस्या को समझ ही नहीं पाता, वह समस्या का चयन ही नहीं कर पाता। दूसरा है, शिक्षक पर अधिक कार्यभार हो जाता है। इस विधि में लेखन कार्य को कम किया जाता है। इस विधि के द्वारा कार्य करने में करके सीखो है तो इसमें लेखन कार्य बहुत कम किया जाता है। लिखित सामग्री हमें उपलब्ध नहीं हो पाती है, शक्ति और समय ज़्यादा व्यय हो जाता है। इसमें शिक्षक, मैंने कहा कि इस विधि को संपन्न कराने के लिए शिक्षक, अधिक प्रशिक्षित शिक्षक की, अनुभवी शिक्षक की, योग्य शिक्षकों की आवश्यकता होती है। तो शिक्षकों पर इस विधि में अधिक कार्यभार रहता है। अगला है इसमें शिक्षण कार्य, क्योंकि ये पाठ्यक्रम को संपूर्ण नहीं कर पाती क्रमबद्ध रूप से, तो क्रमानुसार इसमें पाठ्यक्रम क्रमानुसार और व्यवस्थित ढंग से संपन्न नहीं हो पाता। कोई भी शिक्षण प्रक्रिया इस विधि के माध्यम से व्यवस्थित रूप से नहीं चल पाती है। ये इसकी कमियां थी। देखिए, इसकी लिमिटेशंस मैंने आपको बता दी कि इसके द्वारा बालक को विस्तृत ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। इसके द्वारा केवल किसी विषय से संबंधित वह आंशिक ज्ञान ही प्राप्त कर सकता है। पूरी बुक को, पूरे सिलेबस को, किसी विषय को पूरा का पूरा इस विधि के द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता, प्रोजेक्ट विधि के द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता। अगर इस विधि से अध्ययन कराया जाता है
इस विधि से छात्रों का अध्ययन कराया जाता है तो विद्यालय के सारे क्रियाकलाप अस्त व्यस्त हो जाते हैं, अव्यवस्था छा जाती है। इसमें बालक किसी कार्य को जब करता है तो उसका पुनः परीक्षण करने का उसे समय नहीं मिल पाता है। यह पाठ्यक्रम को क्रमानुसार पूरा नहीं करवा पाती है विधि, क्योंकि इतना समय नहीं होता। शिक्षा प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए निर्धारित समय है, वह समय हमें इस विधि के द्वारा नहीं मिल पाता है। इसमें छात्रों की समय और शक्ति अधिक से अधिक व्यय होती है, ज़्यादा से ज़्यादा समय लगता है और उनको ऊर्जा भी अधिक खर्च होती है। प्रारंभिक स्तर के लिए यह बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, क्योंकि प्रारंभिक स्तर पर उसका बालक का मानसिक विकास इतना नहीं होता कि वह समस्या का चयन कर सके, प्रोजेक्ट का निर्माण कर सके। लेखन कार्य इस विधि के द्वारा संपन्न नहीं करवाया जा सकता है, क्योंकि यह करके सीखने पर बल देती है। लिखित कार्य की कमी पाई जाती है यहाँ पर। इसमें सिलेबस क्रमानुसार और समय अनुसार आगे नहीं बढ़ पाता है, ये तो इसकी लिमिटेशन थी। अब है प्रयोजना के प्रकार। देखिए किलपैट्रिक ने दी है, तो किलपैट्रिक ने इसके 4 प्रकार बताए हैं। रचनात्मक प्रयोजना, किसने? किलपैट्रिक ने इसके 4 प्रकार बताए हैं। पहला है रचनात्मक प्रयोजना, दूसरा है रसास्वादन प्रयोजना, दूसरा है रसास्वादन प्रयोजना, तीसरा है समस्यात्मक प्रयोजना, तीसरा है समस्यात्मक प्रयोजना, चौथा है कौशल प्रयोजना। ये 4 प्रकार किलपैट्रिक ने बताए हैं प्रोजेक्ट मेथड के। इसमें सबसे पहला है रचनात्मक रचनात्मक प्रयोजना। इसके अंतर्गत किसी रचनात्मक कार्य पर बल दिया जाता है। देखिए नाम से स्पष्ट है, रचना करना, किसी रचनात्मक कार्य को करने पर बल दिया जाता है, जिसमें ये चित्र बनाना, मॉडल बनाना, मानचित्र बनाना, डायग्राम बनाना, ये सारी चीज़ें, चार्ट बनाना, ये सारी चीज़ें इसमें संपन्न करवाई जाती हैं। रचनात्मक प्रयोजना यानी छात्र को एक्टिव रखना है, छात्र को बिजी रखना है, छात्र किस प्रकार सोचता है, उस बिंदु से संबंधित उसके क्या विचार हैं। अगर उसे यह बिंदु दिया जाता है, यह समस्या दी जाती है, तो वह उसे किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकता है, ये सारी चीज़ें रचनात्मक प्रयोजना के अंतर्गत आ जाती हैं। इसका उद्देश्य यही है। दूसरा है रसास्वादन प्रयोजना। इसमें छात्रों को, इसमें तो ये रचनात्मक प्रयोजना का तो ये ध्यान रखा जाता है कि छात्र को ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करना है, और रसास्वादन प्रयोजना में छात्र की आनंद अनुभूति, का ध्यान रखा जाता है कि छात्र ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट ले काम को करने में, उसे आनंद आए, उसे रुचि आए। अगर जब क्योंकि रुचि का एक ऐसा कंसेप्ट है
हमेशा याद रहता है, वह उस कार्य को स्थायी रूप से सीख लेता है। तो आनंदानुभूति कराना इसका उद्देश्य होता है। यह विधि रसास्वादन प्रयोजना, यह विधि प्रकृति का अध्ययन करने के लिए, भूगोल की संबंधी जानकारी अर्जित करने के लिए काम में ली जाती है, क्योंकि भूगोल संबंधी है, भूगोल को रटा तो जा सकता नहीं है। हम पढ़ा रहे हैं उसको ज्योग्राफी, राजस्थान का नक्शा, राजस्थान के प्लेस, नदियाँ पहाड़ वगैरह पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए हमें उसको भ्रमण कराना होगा, उसके आनंद का ध्यान रखना होगा, उसे आनंद अनुभूति कराना हमारा उद्देश्य होगा। तीसरा है समस्यात्मक प्रोजेक्ट। इसके अंतर्गत छात्र को किसी समस्या का समाधान खोजना होता है। किसके अंतर्गत? समस्यात्मक प्रोजेक्ट के अंतर्गत। इसके अंतर्गत किसी समस्या का समाधान खोजना होता है। कैसे समस्या का? अब जैसे हमने दे दिया उसको समस्या कि टुंड्रा निवासी इग्लू में क्यों रहते हैं, इग्लू में क्यों रहते हैं। तो अब वो टुंड्रा निवासी इग्लू में क्यों रहते हैं, तो इसका ये एक समस्या है, क्यों रहते हैं, क्या कारण है, ये उसको जानना है। इस प्रकार की समस्याओं से संबंधित जापान में, अब आपने देखा होगा कि जापान में घर देखा तो क्या होगा, सुना होगा कि जापान में घर लकड़ियों के बनाए जाते हैं। तो अब हमने उसको देखिए कि जापान में लकड़ियों के घर क्यों बनाए जाते हैं। ये कारण पश्चिमी राजस्थान में इस प्रकार की फसल क्यों बोई जाती है, बाजरा अधिक क्यों बोया जाता है। तो ये सारी समस्याएं हैं, इनका समाधान उसे खोजना होगा समस्यात्मक परियोजना के अंतर्गत। अगला है कौशल प्रोजेक्ट। इसका उद्देश्य किसी कार्य में कुशलता प्राप्त करना है, स्पेशलाइजेशन, किसी कार्य में दक्ष होना, किसी कार्य में कुशलता प्राप्त करना। किसी भी कार्य में कुशलता प्राप्त करना, ये कौशल प्रयोजना का मतलब होता है। यानी कि हम देखते हैं कि हर कोई व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति में देख लीजिए आप, हर व्यक्ति में कोई ना कोई टैलेंट विद्यमान होता है, कौशल विद्यमान होता है, आवश्यकता होती है उसे बाहर निकालने की, या फिर कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य में दक्ष हो सकता है। तो कौशल प्रयोजना का प्रयोग करके हम किसी व्यक्ति को किसी कार्य में दक्ष बना सकते हैं। हम कहते हैं एक तो हमारा इंटरेस्ट है इस क्षेत्र में, इसलिए मुझे ये काम आता है, एक कहते हैं ये तो मेरा पेशा है, इसे तो मैंने शुरू से किया है, इंटरेस्ट नहीं कहेंगे, वहाँ शुरू से किया है, मुझे करना पड़ता है, इसलिए मेरे इस काम में क्या आ गई, दक्षता आ गई, निखार आ गया, तो करने से आया। तो कौशल प्रयोजना के द्वारा हम इस प्रकार की कुशलता अर्जित कर पाते हैं। देख लीजिए आप प्रयोजना के प्रकार, किलपैट्रिक ने 4 प्रकार बताए: रचनात्मक प्रयोजना, रसास्वादन प्रयोजना, समस्यात्मक प्रयोजना और कौशल प्रयोजना। रचनात्मक प्रयोजना में छात्र को कोई ना कोई कार्य करने के लिए दिया जाता है, चित्र, मॉडल आदि बनाना। रसास्वादन प्रयोजना में छात्र को आनंद अनुभूति कराना इसका उद्देश्य होता है कि छात्र उस कार्य को स्थायी रूप से तब सीख पाएगा जब वह उसमें रुचि लेगा, जब उसे आनंद की अनुभूति होगी। तीसरा है समस्यात्मक प्रयोजना। इस प्रकार की प्रयोजना में छात्र को कोई ना कोई समस्या दे दी जाती है, उसे कारण सहित छात्र को व्यक्त करना होता है। अगला है कौशल प्रयोजना। कौशल प्रयोजना में क्या छात्र को किसी एक विशेष क्षेत्र में कुशल बनाया जाता है, दक्ष बनाया जाता है, जिससे कि उसके कार्य में निखार आ सके। ये थे इसके 4 प्रकार। अब हम देखते हैं इसकी प्रक्रिया, प्रयोजना विधि की प्रक्रिया किस प्रकार यह आगे बढ़ती है, किस प्रकार इसे संपन्न कराया जाता है, वो प्रक्रिया हम देखते हैं कि इसमें स्टेप बाय स्टेप
क्या कार्य किए जाते हैं। रखिएगा। देखिए, सबसे पहले प्रक्रिया प्रोसेस किसी भी कार्य को तब किया जा सकता है जब हमारे पास करने के लिए कोई कार्य हो। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, शिक्षक और छात्र शिक्षक को अलग नहीं हटा सकते हम, और ना ही हम छात्र को अलग हटा सकते हैं। इसमें शिक्षक और छात्र मिलकर समस्या का चयन करते हैं, किसी प्रोजेक्ट का चयन करते हैं। दोनों ही मिलकर किसी प्रोजेक्ट का चयन करते हैं। शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर किसी प्रोजेक्ट का यहाँ पर चयन करते हैं, जिस भी कार्य को किया जाना है, जिस भी समस्या को सॉल्व किया जाना है, उसका चयन करते हैं। कक्षा में छात्रों के समक्ष अब शिक्षक का क्या दायित्व होता है कि वह दूसरे पॉइंट में जब उसने चयन कर लिया कि हमें इस टॉपिक पर वर्क करना है, तो शिक्षक क्लास में उसका क्या करेगा, पूरा डिफाइन करेगा, सारे बच्चों के सामने उसे विश्लेषित करेगा, उसका विवेचन प्रस्तुत करेगा। कौन? शिक्षक। कक्षा में समस्त बच्चों के सामने, बालकों के सामने उसका विवेचन प्रस्तुत करेगा। इसमें शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति, लाभ, समस्या निराकरण हेतु, यानी कि जब विवेचन करेगा तो इसमें क्या होगा, विवेचन कैसे किया जाएगा, इसके द्वारा कौन से तो उद्देश्य की प्राप्ति होगी। जो प्रोजेक्ट हमने कार्य करने के ले लिया है उससे किस उद्देश्य की प्राप्ति होगी, उससे क्या लाभ होंगे। क्या सबसे पहले तो उद्देश्य निर्धारित कर दिए गए, लाभ, और इसकी प्राप्ति में क्या क्या आएंगी, समस्याएं आएंगी, और फिर उनका निराकरण कैसे किया जाएगा। क्या क्या हुआ, सब क्या विवेचन करेगा वो कक्षा में शिक्षक। भाई शिक्षक और छात्र ने मिलकर किसी प्रोजेक्ट का चयन कर लिया कि हमें इस प्रोजेक्ट पर वर्क करना है साथ मिलकर। कक्षा में शिक्षक का दायित्व बनता है कि समस्त कक्षा समूह के सामने, समस्त बालकों के सामने उसका विवेचन प्रस्तुत करे। किस प्रकार करे कि इस प्रोजेक्ट को करने के क्या उद्देश्य है। भाई कोई भी प्रक्रिया है वह बिना उद्देश्य के आगे नहीं बढ़ सकती, तो इस कार्य को करने के क्या उद्देश्य है, उद्देश्य है उससे हमें क्या लाभ मिलेगा, इस कार्य को करने से हमें क्या बेनिफिट होगा। अब बेनिफिट और उद्देश्य तो निर्धारित कर लिए, अब बताएगा वह कि इस कार्य को करने में किन किन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ सकता है, कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने आएंगी। जब हम इस कार्य को पूरा करेंगे तो किन किन समस्याओं से हमें गुजरना होगा, कैसा कैसा कार्य हमें करना होगा, और उन समस्याओं का, आने वाली समस्याओं का हम निराकरण कैसे कर पाएंगे, हमें समाधान उनका कैसे ढूंढना है, उनके उपाय हमें कैसे ढूंढने हैं। अब कक्षा में विवेचन कर दिया, ठीक है। अब शिक्षक द्वारा या शिक्षक और समस्त छात्रों ने उसको समझ लिया और प्रोजेक्ट क्या हो गया, स्वीकृत हो गया सभी के द्वारा, सामूहिक रूप से क्या हो गया, स्वीकृत हो गया प्रोजेक्ट। फिर क्या हुआ, शिक्षक क्या करेगा, प्रोजेक्ट की रूपरेखा बनाएगा। क्या बनाएगा, रूपरेखा। रूपरेखा का मतलब है कि यह वास्तव में उसको लिखित रूप देगा, कार्य को कैसे कैसे करना है इसकी रूपरेखा बनाएगा, और छात्रों को इस पर घर पर गहन अध्ययन करने के लिए कहेगा।
रूपरेखा बनाएगा कि ऐसे ऐसे ये कार्य किया जाना है। फिर समस्त छात्रों की स्वीकृति लेते हुए उन्हें घर पर इसका अध्ययन करने के लिए कहेगा कि ये प्रोजेक्ट हमें इस प्रकार से इस उद्देश्य से संपन्न करना है, इसकी ये योजना हमने बनाई है। अब आप इसका अध्ययन कीजिए कि वास्तव में ये कार्य कैसे किया जाना है। समस्त कार्यों को वह घर के लिए देगा। इसके लिए कक्षा चक्र का समय भी दिया जा सकता है। इसके बाद शिक्षक और छात्र मिलकर एक योजना बनाएंगे। क्योंकि बिना समय की पाबंदी के, बिना स्टेप्स को क्रमानुसार आगे बढ़े कोई भी कार्य सफल नहीं किया जा सकता। तो वह इसकी शिक्षक और छात्र मिलकर क्या बनाएंगे? योजना बनाएंगे। इसके पश्चात प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए कक्षा को छोटे समूह, अभी तो देखिए सारा कार्य कहाँ हो रहा था? सामूहिक हो रहा था। अब कक्षा को छोटे समूह में विभाजित कर दिया जाएगा। अभी तक शिक्षक और छात्र ने मिलकर योजना बनाई, प्रस्तुत की, उद्देश्य निर्धारित किए, लाभ समझ में आए, समस्याएं बताई, उनका निराकरण हेतु उपाय भी सुझाए गए। सबने हाँ हूँ करके उसको हाँ तो कर दिया। प्रोजेक्ट की रूपरेखा बन गई, छात्रों ने उसका अध्ययन कर लिया, उसके लिए एक योजना बनाई थी कि सर हमें ये कार्य ऐसे संपन्न करना है। अब शिक्षक क्या करेगा कि कक्षा में कोई अलगाव नहीं फैले, इसके लिए वह कार्य जो प्रोजेक्ट वर्क है वह समय पर पूरा हो जाए, वह इसका विस्तृत विवेचन हो जाए। इसके लिए वह कक्षा को छोटे छोटे समूहों में क्या कर देगा? विभाजित कर देगा, जिससे कि प्रत्येक समूह जिम्मेदारी के अनुसार आगे बढ़ सके। प्रत्येक समूह को एक कार्य दे दिया जाएगा और प्रत्येक समूह को प्रोजेक्ट में कार्य करने के संबंध में निश्चित जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। विभाजित कर दिया और वो जिम्मेदारी, निश्चित जिम्मेदारी प्रत्येक समूह को सौंप दी जाएगी। निश्चित जिम्मेदारी दे दी जाएगी प्रत्येक समूह को कि आपको ये काम कंप्लीट करना है, इस प्रकार से करना है। और इसके बाद छोटे समूह में विभाजित हो गया, जिम्मेदारी दे दी। प्रोजेक्ट की योजना में कार्य करने के लिए समय और संसाधनों की व्यवस्था, समय और संसाधनों की व्यवस्था भी इसी में सम्मिलित होगी कि क्या समय रहेगा इस प्रोजेक्ट पर वर्क करने का, कौन कौन से संसाधन हमारे पास उपलब्ध है, हम किस समस्या के समाधान के लिए किस संसाधन का प्रयोग कर सकते हैं ताकि यह सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ सके अपने समूह के लिए। इसके बाद छात्र अपने अपने समूह को लेकर, अपने अपने कार्य को लेकर एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे, कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे और व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से वह अपने ग्रुप के प्रति, अपने समूह के प्रति क्या रहेंगे? जिम्मेदार रहेंगे। वह अच्छे से अच्छा करने का प्रयत्न करेंगे और शिक्षक उनका पथ प्रदर्शन करता रहेगा। शिक्षक की भूमिका क्या रहेगी? पथ प्रदर्शक की। शिक्षक उन पर निरीक्षण करता रहेगा, उन्हें वॉच करता रहेगा कि कौन सा छात्र किस प्रकार का वर्क कर रहा है, वास्तव में इन्होंने जो तथ्य एकत्रित किए हैं वह सही है नहीं है। अंत में उस कार्य का क्या किया जाएगा? मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन किया जाएगा कि जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रोजेक्ट संपन्न किया गया था, प्रोजेक्ट की योजना बनाई गई थी, वह उस उद्देश्य को पूरा कर पा रहा है या नहीं, और उसका लिखित कार्य उसको रिकॉर्ड में बनाया जाएगा, लिखित कार्य संपन्न किया जाएगा। इस प्रकार इस विधि के माध्यम से छात्र किसी विशेष समस्या का समाधान ढूंढने में सफल हो सकेंगे। देखिए, इस पूरी प्रोसेस में छात्र एक
समूह के रूप में कार्य कर रहा है, व्यक्तिगत रूप में भी कार्य कर रहा है, उसमें समस्त गुणों का विकास हो रहा है। इस विधि के द्वारा प्राप्त समस्या जो ज्ञान है वह स्थायी हो जाएगा। आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।